स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीआईडी क्लासेस पे। और आज के वीडियो में एक बार फिर से इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? यानी शुंग वंश का जो संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो कह रहा उसका जो उत्तराधिकारी है अगला, यानी उसके बाद कौन सम्राट बना था उसके बारे में, यानी उसका उत्तराधिकारी कौन है। आपके पास ऑप्शन है वसुमित्र, भगवत या भगवत रहेगा, भागवत हो गया है, ठीक है, देवभूति, अग्निमित्र। चार ऑप्शन में से तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, चूंकि जो पुष्यमित्र है उसका अधिकारी अग्निमित्र था तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवेल जो ईसा पूर्व पहली शताब्दी की महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती था, किस राज्य का शासक था? आपके पास ऑप्शन है मगध के, अंग का, कलिंग का या वेंगी का। चार ऑप्शन है। तो चूंकि जो खारवेल था वो वेंगी का शासक था इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किसने प्रारंभ किया? शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ठीक है, कब? 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया? तो भाई बात वही आ गया फिर से कि शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में किसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत प्रारंभ किया था? जो उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य थे 58 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, किसके ऊपर विजय प्राप्त किए तो शक संवत प्रारंभ किया। तो शक संवत जो है, देखिए सॉरी विक्रम संवत है, विक्रम संवत प्रारंभ किया। तो शक संवत भी होता है, विक्रम संवत भी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड हो गया। तो जो विक्रम संवत है, विक्रमादित्य ने शकों के ऊपर जब विजय प्राप्त किए थे तब जो है विक्रम संवत प्रारंभ किए थे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुषाण मूर्तियां किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध है? आपके पास ऑप्शन है सारनाथ संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय और भोपाल संग्रहालय। तो आपको बता दें कि भारत में जो कुषाण मूर्तियां हैं वो जो है मथुरा संग्रहालय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन कृति को कौटिल्य के मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के समतुल्य माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है कामंदक का नीतिसार, ठीक है, काली युगराज वृतांत, नारद स्मृति या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए जो मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में अगर कभी पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है तो अर्थशास्त्र, देखिए नाम से पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, लेकिन अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि अर्थ का शास्त्र के समतुल्य किसको माना जाता है? तो जो कामंदक का नीति सार है उसी को माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, 12, 18, 24। तो जो वेदांग है, कुल वेदांगों की संख्या 6 है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटकों की भाषा क्या है? जो पिटक हैं उनकी भाषा क्या है? पिटक ग्रंथ है ना, उसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो आपके पास ऑप्शन है पाली, संस्कृत, हिंदी या पिटक नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं है। तो डी वाला तो उसी तरह खत्म, हिंदी में भी नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है, पाली में है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है जो अनेक कथाओं के स्वरूप में है या रूप में है।
इन कथाओं की कुल संख्या कितनी है? जो जातक है, ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है। तो उसमें कुल कितनी कथाएं हैं? तो 549 कथाएं हैं। ये ऑप्शन आपका सीधे सीधे मैं बताता हूँ करेक्ट हो जाएगा, 549, 549। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? अब आप देखेंगे दीपवंश, महा मिलिंद पन्हो और महावंश और दिव्यावदान। देखिए दीपवंश भी संस्कृत में नहीं है, क्योंकि मिलिंद पन्हो जो है ये भी संस्कृत में नहीं है, क्योंकि मिलिंद पन्हो की भाषा जो है पाली है। और महावंश भी जो है संस्कृत में नहीं है। तो जो बचता है आपका दिव्यावदान, ये जो क्या है संस्कृत में हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा पाली है? अब पाली पूछ रहा है, तो पाली भाषा की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में है, और इसमें ऑप्शन में भी है कि मंजूश्री, मूलकल्प, ललित विस्तर, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान। तो जो मिलिंद पन्हो है यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? परिशिष्ट पर्व, ललित विस्तर, ऋग्वेद, मंजूश्री, मूलकल्प। ठीक है, फिर क्वेश्चन को जैन ग्रंथ कौन सा है हमको यही बताना है। तो देखिए ललित विस्तर, ऋग्वेद तो जैन ग्रंथ है नहीं, मंजूश्री, मूलकल्प ये भी है नहीं, और ललित विस्तर और परिशिष्ट पर्व में है, तो परिशिष्ट पर्व जो है जैन ग्रंथ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का अर्थ है? संगम, पिछले वीडियो में मैंने संगम के बारे में बताया था कि संगम किसे कहते हैं? सभा को कहते हैं, सभा को जो है संगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों द्वारा कुल कितने संगम माने जाते हैं? यानी इतिहासकारों द्वारा कुल कितने संगम माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इतिहासकारों द्वारा कुल 3 संगम माने जाते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यही लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक यू वेरी मच।